ठीक है, ओके। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और क्वेश्चन है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ईथर कैसे ट्रांसफर करें, राइट? जी ये वाला है। अच्छा, ओके। तो आपने डिप्लॉय करते वक्त आपने ट्रांसफर ईथर फ्रॉम में आपने उसके अंदर कुछ ईथर जो है वो पहले डिप्लॉय करते वक्त इसमें ट्रांसफर किया आपने। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो जो ट्रांसफर ईथर फ्रॉम है उसमें कुछ ईथर होने चाहिए बिफोर वो ट्रांसफर ईथर टू को कुछ भेजे। डेफिनेटली। तो अब वो ट्रांसफर ईथर फ्रॉम में मैं ईथर डाल नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे होगा। वेरी ऑन ब्लॉग। ये कोई है बीच में साहब ने, मेरे ख्याल है इनको अच्छा, ये ट्रांसफर ईथर फ्रॉम में आई ट्राइड कपल ऑफ ऑप्शंस बट आई कांट गेट टू सेंड ईथर इनटू द फ्रॉम। तो टू उसके बाद वाला स्टेप है। एक काम मैं इसमें करते थोड़ा हैं, ऐड करना चाहूंगा। चले प्लीज ऑन ऐड करना चाहिए। मतलब कोई भी कंट्रैक्ट जो है ना उसके पास खुद से ईथर नहीं होते। फर्स्ट टाइम आपको Right. किसी भी एक्सटर्नल ऑन अकाउंट से उसे ट्रांसफर करना पड़ेंगे। अभी ये Correct. रिमिक्स में है, आप रिमिक्स का जो ये सेटअप है ये हमें 8 से 10 अकाउंट्स दे रहे हैं विद 100 ईथर्स, ठीक Correct. है। फर्स्ट टाइम आपको इससे यहाँ पे इनमें से किसी भी अकाउंट से कंट्रैक्ट को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। उसके बाद Correct. आप एक कंट्रैक्ट से दूसरे कंट्रैक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी बिल्कुल जो ठीक है। आपका अभी जो आपका लेट्स ये तो मतलब मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कोडिंग आपने की है, बट आप इन दोनों में से जो सेकंड वाला आपका कंट्रैक्ट है, अगर मैं उसका नाम देख सकूं। जी, इसका नाम है ट्रांसफर ईथर फ्रॉम। ट्रांसफर ईथर फ्रॉम, ठीक है। सबसे पहले आपको इसे ईथर्स देने पड़ेंगे जो रिमिक्स के अकाउंट से, आपके ईओए एक्सटर्नल अकाउंट वहां से। तो जब ठीक ये है। कंट्रैक्ट अप्लाई होता है आपके इस ट्रांसफर ईथर फ्रॉम में, एक्चुअली मैं अभी स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता, नहीं तो मतलब इसकी कोडिंग भी कर देता, बट एक काम करते हैं, ट्रांसफर ईथर आप अपनी इसका स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आप ऑफ कर दें, ठीक है? ठीक है, और आप ऑन कर दें। मैं ऑफ कर नहीं देता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली असल में मैं मोबाइल से लॉगिन हूँ, सो इस अच्छा, वजह ओके से ओके सो ओके। ये प्रॉब्लम। तो ओके। मेरे ख्याल में मनसूब साहब, अगर आप अगर शेयर कर दें अपनी स्क्रीन और साथ लाइव कोडिंग करें तो ये मेरे ख्याल में ये तो हो सकता है। ये मतलब कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ, मतलब इनको जो काम करना चाहिए बेसिकली तो एक ट्रांसफर का फंक्शन बना लें और एक कॉन्ट्रैक्ट ले लें, उसके अंदर वो उसको मतलब उसका पहले इधर रिसीव करके डिप्लॉय करके उसको वहाँ से ट्रांसफर कर दें। सिंपल होना चाहिए। पहले पहले उसको बेसिक पे जो ना ट्राई करें, बाद में ही कोडिंग सारी यूज करें। ओके, तो आप कोई एक बेसिक सा मुझे हम लोग मेरे कह ख्याल में सकते एक हैं काम ये छोटा करते सा, हैं, अच्छा अगर एक काम ये करते हैं फाद, एक जी काम जी। ये करते हैं हाँ जी, कि क्योंकि हमारी ये वाली क्लास जरा फोकस्ड है टुवर्ड्स जो हमारा असाइनमेंट है ना, ठीक ठीक है? ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। हम आपके वाले इशू को ना सेपरेटली श्योर। इसको देख लेंगे, ठीक है ना? इस ओके चीज ओके, को बिल्कुल ठीक है, इसको सही हम है। कोड ओके, को रन ऑल गुड। करके ट्राई करके फिर हम मतलब इसको ग्रुप पे भी शेयर राइट, कर लेंगे, ठीक है? ताकि हमें सही है। सबको लर्निंग भी हो जाए। ऑब्जेक्टिव यही है, सबको लर्निंग हो। राइट, लेकिन इस वक्त हम सबका फोकस जो है ना, जो असाइनमेंट है वो रहे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ऑल क्योंकि गुड, ऑल गुड, ठीक है, ऑल क्योंकि गुड। क्योंकि अगर हम इस वक्त ट्रायल एंड एरर में लगते हैं, मे बी कि मैं इतना एफिशिएंटली मैं भी जी, अभी कोड ना कर सकूं, तो हमारा वो टाइम जो इस वक्त फाइन। है ना वो कहीं राइट, वो ना हो जाए, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर कर देता हूँ और मैं चलो, फिर ये फाइल ग्रुप पे भेज दूंगा। बिल्कुल ग्रुप पे भेज दें, फिर हम इसको ऑल राइट, हम ओके, सब इसको जो ना डन। जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर देंगे, ठीक है ना? अच्छा, जी ठीक एक है, ऑल राइट। ओके, और एक क्वेश्चन जो भी आया है, दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट टोकन्स आर, ठीक है ना? ये सवाल किस किस के पास है, किस किस के ध्यान में है? मेरे जहन में तो डेफिनेटली है। ठीक है, और एनीवन हु वुड लाइक टू से एनीथिंग अबाउट इट? मैं वरना फिर मैं इसको शेयर उस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसे थोड़ा मतलब समराइज करना चाहूँ, जरूर जरूर जरूर। देखें, मैं ये कहना चाहूंगा कि टोकन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि टोकन है क्या।
मतलब कोई भी चीज विद सम इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ टोकन। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको लगे मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट मी। ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज जिसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है वो टोकन है। मतलब लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं वैल्यू का जिक्र कर रहा हूँ, इसमें करेंसी वगैरह कुछ भी नहीं। करेंसी भी एक वैल्यू है, बट अभी करेंसी को फॉर द टाइम बिंग हम साइड पे रखें, आप वैल्यू ले लें। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको वैल्यू दे सकती है उसे आप टोकन कह सकते हैं। मैं अगर इसकी आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहां पे अगर आपको मतलब आपने वहां से डिलीवरी लेनी है, आप एक कैश काउंटर पे गए, कैश पे आपने पेमेंट की काउंटर पे, और उसके बाद उसने आपको लेट्स सपोज एक स्लिप दे दी वैसे ही उस पे लिख के कि भाई आप ये डिलीवरी वाले काउंटर से डिलीवरी ले लो। उस टाइम पे वो जो स्लिप उसने दी आपको लिख के अपने साइन वगैरह करके, वो आपके लिए एक टोकन है। आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपने पेमेंट की, टिकट लिया, वो टिकट आपका आपके लिए एक टोकन है। तो मतलब जहाँ तक क्वेश्चन का तलक था कि कितने इंपॉर्टेंट है, तो मतलब डेली लाइफ में ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब टोकन्स के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। मैं अच्छा, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई बट अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने किसी तंदूर की शॉप पे या बिरयानी सेंटर पे कहीं पे आप नॉर्मली यूजुअली जाते हैं, दे गिव यू दैट टोकन, और आप फिर उससे जाके दूसरे काउंटर पे जाके प्रोडक्ट लेते हैं। तो ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो करेंसी में हाउ कैन वी रीयूज दीज टोकन्स? मतलब इस यहाँ पे हम फिर उन टोकन्स के क्या कर रहे हैं? वो बस हम होल्ड कर रहे हैं या देखें, हम उससे कुछ और मतलब भी ले रहे हैं फिर? मैं एक और पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ। अगर आप जर्नलाइज टर्म में देखें, जर्नलाइज, तो आपका जो ये ईथर है या इथेरियम है, ये भी एक टोकन है। बिटकॉइन जो है वो भी एक टोकन है। ये एक जनरल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम अब ब्लॉकचेन के लेवल पे आ जाते हैं, ब्लॉकचेन में टोकन क्या है। ब्लॉकचेन में देखें, लेट्स सपोज इथेरियम है, वो उसका अपना ब्लॉकचेन है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये ब्लॉकचेन की टर्म में जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्लॉकचेन, इथेरियम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो कॉइन है, वहां पे उसे कॉइन कहेंगे। मतलब ये कॉइन और टोकन का डिफरेंस क्या है चले मुझे जनरल टर्म्स में। चले चले मुझे यहाँ से जी जरा जी सा अगर इजाजत दें आप। अच्छा, टोकन्स में मतलब एक तो जनरल वो बात हो गई कि आपने किसी स्पेसिफिक शॉप पे आपको आपने पेमेंट की, आपको उसका टोकन मिला और वो उस टोकन के अगेंस्ट में आपने वो प्रोडक्ट ले ली। ये बिल्कुल एक बेसिक जो टोकन की इंट्रोडक्शन हो गया। तो जो क्वेश्चन फहद ये कि सबके जहनों में है कि भाई ये जनरली एक्सेप्टेबल कैसे होगा, ठीक है ना। तो भाई एक टोकन है जो हमने टोकन बना लिया। टोकन बनाने में मेरे ख्याल में जब हम डिप्लॉय करने जाएंगे हार्डली $8 से $10 लगेंगे और ये टोकन जो है वो मेन नेट पे डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन वो $8-10 का टोकन जो है वो कैसे मिलियंस में और मल्टी मिलियंस में कन्वर्ट होगा, दिस इज द मेन इशू। तो पॉइंट ये है हम्म कि जितने भी टोकन्स हैं आप वहाँ पे जाके देखें, कोई 27-28 हज़ार टोकन्स तो मैंने देखे हैं। तो जो आपको मुख्तलिफ कौन सी साइट है वो, अब 28-30 हज़ार में से अगर हम जितने लोग यहाँ मौजूद है, अगर हम सब रिकॉल करें तो हमारे पास शायद हम में से कोई भी 10 टोकन्स के नाम नहीं बता सकता। ठीक है, 10 भी मुश्किल होंगे, 4-5 का आंकना सबकी बस हो जाएगी। ये किसी को याद नहीं होगा कि 5वां 6वां टोकन या 8वां टोकन कौन सा है। तो पॉइंट इज दिस कि टोकन बना लेना इज नथिंग। एक्चुअल इशू ये है कि ये टोकन किसी काम का है या नहीं है। ये किसी के किसी काम का ये उसी वक्त बन सकता है जब इसके पीछे कोई चीज वैलिड, कोई चीज हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई प्रोजेक्ट हो, तभी तभी ये काम का हो सकता है। लाइक ईथर, ईथर उस वक्त वैल्यूबल है जब इथेरियम है। अगर इथेरियम नहीं होता तो ईथर भी शायद आज उसकी ये वर्थ नहीं होती जो इस वक्त है। ठीक है। और बिटकॉइन का जो मामला है वो कुछ और है। तो उसके पीछे कुछ और लोग काम कर रहे हैं। उसकी जो वैल्यूज हैं, उसके अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई जो जिस तरह क्रिएट होती है, वो गेम ही अलग है। तो बिटकॉइन को तो हमें अपने डिस्कशन से निकाल देना चाहिए। तो इसमें जो पॉइंट
यू आर, जो पॉइंट आप इसको हमें समझना है, हम सबको समझना है कि टोकन बना लेना, ERC-20 का टोकन बना लेना या इवन NFT का टोकन बना लेना एक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ रह गई है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर आ गए कि अगर हम चाहें तो कल कल हम जो है ना टोकन डिप्लॉय कर दें मेन नेट के ऊपर, लेकिन टोकन डिप्लॉय करना जो है ना उससे बात नहीं बनेगी। उसके पीछे आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसके ऊपर लोग आए, अनटिल अनलेस के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर यूजर मौजूद हो। यूजर ट्रैक्शन इज एवरीथिंग। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ बाइकिया की। आज मेरी किसी प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन के हवाले से मीटिंग थी, वहाँ पर भी मैंने उनके साथ भी एक डिस्कशन किया, एग्जाम्पल दी कि बाइकिया वाला जो है, जो मुनीब मायर है, वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर एक डेस्क के ऊपर एक लैपटॉप लेके बैठा होता था। ठीक है, उससे उसने वो बाइकिया डेवलप की है, और बाइकिया प्रॉफिट में भी नहीं थी, बाइकिया वाज इन लॉसेस। जिस वक्त उसको मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है फंडिंग मिली है, इन्वेस्टमेंट मिली है। तो रीजन उसको इन्वेस्टमेंट मिलने का, उसको या किसी भी स्टार्टअप को, चाहे वो दराज है, चाहे वो बाइकिया है, या कोई और जो भी हम पाकिस्तान के अंदर सुन रहे हैं मुख्तलिफ स्टार्टअप्स, उन सब के अंदर कस्टमर ट्रैक्शन, ये समझ लीजिए, अगर कस्टमर वहाँ नहीं आ रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, रिगार्डलेस के प्रॉफिट है या नहीं है। BNB, अभी ये तो BNB बेचारा इसके कोरोना की वजह से बैठा हुआ है, लेकिन BNB जिस वक्त अपने उरूज पर था, उस सॉरी उस वक्त भी उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस थे, प्रॉफिट में कभी भी नहीं आया। लेकिन BNB की, एयरबीएनबी की जो वैल्यू थी, वो मतलब एज एन एंटिटी वो कहीं से कहीं पहुंची हुई थी। तो पॉइंट बिल्कुल ये समझ लीजिए कि टोकन इटसेल्फ इज नथिंग। जैसे प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड 5,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड का भी वही कागज है जो कि 50 रुपए के प्राइस बॉन्ड का कागज है। तो 50 रुपए के प्राइस बॉन्ड को जब आप वापस करेंगे तो आपको 50 रुपए ही मिलेंगे, और 5,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड जब वापस करेंगे तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उसकी एक एक्नॉलेजमेंट मौजूद है, उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो ये जो टोकन्स हैं जो कि डिजिटल, ये डिजिट्स है ना, खाली नंबर्स हैं ये, यानी अगर हम इथेरियम की जो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज है इसमें भी बात करें तो ये सिंपल डेटा ट्रांजैक्शन है, यानी टोकन ट्रांसफर भी डेटा ट्रांजैक्शन है, यानी इटसेल्फ नथिंग, सिर्फ डेटा ही है। तो इस डेटा के अंदर अगर हमें कोई वर्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, जैसे डीफाई है, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, चाहे वो उसके अंदर बैटिंग हो रही है या उसके अंदर इंटरेस्ट बेस्ड लैंडिंग हो रही है, व्हाटएवर जो भी हो रहा है, तो डीफाई इज अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे। और उस प्रोजेक्ट में भी अगर कस्टमर जा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उनकी वर्थ बनेगी, और जो कॉइन्स या टोकन्स उस प्रोजेक्ट के अंदर है, अगर कस्टमर वहाँ नहीं है तो उसकी कोई वर्थ नहीं बनेगी। या दिस इज इट, ये टोकन के बारे में है और टोकन की वैल्यूएशन के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोकन स्ट्रक्चर दैट्स टोल्ड इन लास्ट क्लास इज फिक्स्ड और वी कैन कस्टमाइज इट। अच्छा देखिए, ERC-20 जो है ना एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है, जो कि एग्रीड स्टैंडर्ड है बाय द इथेरियम कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि जो ERC-20 स्टैंडर्ड के अंदर फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, दीज आर दी मिनिमम फंक्शंस जो कि आपके टोकन के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा 10 फंक्शन और ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें से कोई फंक्शन आप स्किप नहीं कर सकते, जो कि ERC-20 का अपना स्टैंडर्ड है। इसमें से कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते, ये ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर इसमें से कोई चीज़ आपने स्किप की तो जो वॉलेट्स हैं वो फिर आपके टोकन को रिकॉग्नाइज पूरी तरह नहीं करेंगे, लोग उस पर काम नहीं कर सकेंगे, तो आपका टोकन जो है वो, और जब लोग जाहिर है कि जब ये मेन नेट पे जाएगा तो लोग आपका कोड भी देखेंगे, और जब कोड देखेंगे उसका कुछ लोग उसका ऑडिट भी करेंगे, और अगर उसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी तो वो एक इशू बन जाएगा वहाँ पर, और आपका टोकन जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट दी टोकन स्ट्रक्चर्स, ये मिनिमम है, इसके ऊपर आप जो बनाना चाहें। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे
ERC20 जो है, ये जो स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ जो टोकन्स इथेरियम पे डेवलप होंगे उनके लिए, या किसी और ब्लॉकचेन पे आप डेवलप करेंगे सबके लिए? क्लास स्टडी आपकी ये ERC20 जो है ना, ये तो है ही इथेरियम स्पेसिफिक। नहीं मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था कि ये सिर्फ जो टोकन्स इथेरियम पे डेवलप होंगे उन्हीं के लिए है? मतलब देखें अभी देखें तो देखें, एक नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क है, ठीक है। इथेरियम जो नेटवर्क है, और इथेरियम इस नेटवर्क के ऊपर जो भी चीज डिप्लॉय होगी अ, वो उसकी कम्युनिटी के लिए अगर एक्सेप्टेबल होगी तो आप उसको लेके चल सकेंगे। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो दूसरे नेटवर्क पे, जैसे पोल्का डॉट है या एवलांच का नेटवर्क है, वहाँ पर अगर आप डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा, वहाँ पे नहीं चलेगा। आपको उस नेटवर्क के स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स, अभी मैंने भी बहुत डिटेल में ज़ाहिर स्टडी नहीं किया, मैं भी आपके साथ का ही हूँ, आपके साथ ही स्टूडेंट हूँ। अभी बहुत सारे अभी नेटवर्क्स हैं जिनका हमें देखना है। तो अभी हमें नहीं पता कि जो एक दूसरे दूसरे नेटवर्क्स हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ कितना जो है प्रोटोकॉल्स को सिंक्रोनाइज किया है। क्योंकि जब तक प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइज नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो इंटर ऑपरेटेबिलिटी नहीं हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं, इस ब्लॉकचेन जितनी कम्युनिटी है दुनिया भर में, उसमें चाहे वो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स हो या ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स हो, इन पे ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी का जो है वो जो डिस्कशन है वो सबसे हॉट टॉपिक है। यानी कोई नेटवर्क इटसेल्फ इतना हॉट टॉपिक नहीं है जितना इंटर ऑपरेटेबिलिटी जो है ना हॉट टॉपिक है। अच्छा जी, ये बड़ा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है। हामिद साहब ने कहा है जो स्टैंडर्ड में है वो नहीं होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन था एक भाई का चैट में ही ना, उन्होंने पूछा था कि जो मेथड्स हैं स्टैंडर्ड्स के, जैसे वो 8-10 मेथड जो ट्रांसफर हो गया दूसरे डिफरेंट किस्म के मेथड्स और इवेंट दो हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, मैंने उसका जवाब दिया कि नहीं, वो चेंज नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड में है वो सेम वो ही होंगे। चेंज, और मैंने एक अच्छा इसमें लफ्ज आज चेंज एक लिंक मिसिंग है शेयर ना, किया था तो इसमें लफ्ज चेंज मिसिंग है इसलिए समझ में नहीं आता। हाँ नहीं, वो मैंने ऊपर उनको रिप्लाई किया हुआ है। अच्छा ठीक तो है। आज मैं एक बना रहा था, एक टोकन बना रहा था, तो उसमें ना एक उन्होंने मेथड था सेट कंप्लीटेड का। तो उसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की थी सेट को, उसके उसका थोड़ा लिखने का तरीका जो था ना, मैंने उसको कह दे दिया था इस तरह कुछ। तो वो जो है ना वो उठा नहीं रहा था, ले नहीं रहा था। तो जब मैंने उसको सेट कंप्लीटेड कहा, उसने मुझे खुद बताया कि भाई सेट कंप्लीटेड लिखोगे इस तरह से लिखोगे, उसका ठीक सी है, बड़ा होना चाहिए, तब जाके काम होगा। तो इसलिए मैंने इनको जवाब दे दिया कि मतलब जो स्टैंडर्ड में जो मेथड्स हैं उनको उसी तरह ही लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। ये वो स्टैंडर्ड, जो लफ्ज स्टैंडर्ड है ना, वो उसका मतलब ही यही है कि वो आपको इस प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड है जिसकी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, और आपको इसकी कंप्लायंस लाजमी करनी है। इसके अलावा जो चाहे आप करना चाहे करें, और अगर लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा तो अगेन आप जो चाहे करना चाहे कर तो सकते हैं और डिप्लॉय भी कर दें। लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि क्या वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल होगा ओनली देन जो है ना वो मतलब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अच्छा, ये मीटिंग का शायद 10 मिनट में खत्म हो जाएगी तो रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? सेम सेम लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ? जी एमन, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो फंक्शन नेम्स हैं जो कि ERC20 स्टैंडर्ड के अंदर, जैसे ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र फ्रॉम है, ये सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी जो स्टैंडर्ड के फंक्शंस हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हाँ, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे उसमें आपको कंजैपलिन के अंदर आपको दो फंक्शंस मिलेंगे, एक मिंट का है और एक बर्न का है। तो उसमें बाय ओनली ओनर आप लगा सकते हैं मॉडिफायर, क्योंकि अगर वो ओपन चला गया तो फिर तो जिसका दिल चाहेगा वो बंद कर देगा, जिसका दिल चाहेगा वो मजीद मिनट कर लेगा।
जो मेथड के नेम है ना उनके अपर और लोअर केस का भी बड़ा मसला होता है, तो इसका खास ख्याल प्रिसाइजली, रखना है। मतलब प्रिसाइजली हाँ। वैसे ही यूज करना है। जैसे वो सर ने बताया हुआ है ना, यहाँ पे वो एक स्लाइड शेयर की थी सर ने ग्रुप में ना, वहाँ पे वो टोटल सप्लाई और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर और ये अलाउंस वगैरह जो लिखे हुए हैं, 4 5 6 मेरे ख्याल में फंक्शन लिखे हुए हैं ना, ये सेम एज इट इज जैसे ही आएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरे प्रोफेशनल कलीग भी हैं, आसिम रजा जो है, ये माशाल्लाह क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी अरसे से हैं, तो थोड़ा सा इनसे इनकी बात हम इस हवाले से सुनते हैं कि टोकन्स क्यों ज़रूरी हैं, टोकन्स जो है वो उनकी वैल्यू कैसे बनती है, मार्केट कैसे होती है। तो जनाब वासिम साहब, आपके लिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो वालेकुम साहब मैं सलाम। लेट हो गया, थोड़ा सा फाइटिंग चल रही थी मेरी। आवाज आ रही है सबको? जी जी, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। वो एक्चुअली आपको पता ही है, वो एयरलाइंस का इशू चल रहा है, तो बस उनके साथ ही मैं लगा हुआ था उतनी देर से। तो कुछ मेरा ख्याल है लेट ज्वाइन किया मैंने, डिस्कशन रह गई है बीच में से। अच्छा, एक तो मेरा ख्याल था कि हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करते अपनी असाइनमेंट के हवाले से, ताकि कुछ लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते। हमारे जो सीनियर पर्सन है वो आज नहीं ज्वाइन कर सके, जो अहमद साहब थे और तारिक सईद साहब, बिल्कुल, हमें जिनका काफ़ी जो काफ़ी है कमी महसूस हो रही है हमें इनकी। उनका लैंग्वेज में। अच्छा, जो टोकन्स की आपने बात की है ना, एक्चुअली आपने पहले ही गाइड कर दिया उसमें, कि ये क्या होता है, कि जैसे आपने कहा कि टोकन तो अगर आपको याद होगा कि हमने Q2 में भी बना के और टेस्ट नेट के ऊपर डिप्लॉय किया था, तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है डिप्लॉयमेंट और वो सारा कुछ। एक्चुअली उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्रिएट करना मार्केट के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, वो मेन चीज़ होती है। जैसा आपने कहा कि 50,000 टोकन है डेली, तकरीबन 10 से 15 टोकन डेली लॉन्च होते हैं, तो वो सारे इसी तरह ही हैं। लेकिन असल चीज़ है कि दो तरह के टोकन है, एक या तो यूटिलिटी टोकन है या इक्विटी टोकन है। तो इक्विटी का आपको पता है कि जो शेयर्स टोकन होते हैं, जो शेयर्स के तौर पे काम करते हैं, जो कंपनीज एग्जैक्टली जैसे कोई कंपनी है ऑलरेडी और वो अपनी कम्युनिटी को जो है पार्ट ऑनरशिप देना चाहती है, तो वो अपने इक्विटी शेयर लॉन्च करती है और उनको जो है वो दे देती है। ये ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट इसकी सेल होती है। जो दूसरे हैं, जो आप कह लें कि यूटिलिटी टोकन है, जो हम ज़्यादातर देखते हैं, तो वो जो है क्राउड सेल से, या अब जैसे आईडीओ चल रहे हैं उससे जो है उसकी सेलिंग होती है और कम्युनिटी को जो है वो देते हैं, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं और दूसरी जो पब्लिक है, रिटेल वाले इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो मेन चीज़ यही होती है कि उस टोकन की जो आपने वैल्यू क्रिएट करनी है, और वो करते हैं जो आपकी डेवलपमेंट टीम होती है, डेवलपर्स के साथ जो मार्केटिंग की टीम होती है, और उस टोकन की यूटिलिटी खुद उसको जो है ऊपर लेके जाती है, उसकी डिमांड क्रिएट करती है। अब जिसमें बाइनेंस की आप बात ले लें, जो मेन कॉइन है सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि उस कॉइन होल्डर्स को बेनिफिट्स होते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जिनके पास जो बाइनेंस के टोकन हैं ना, तो वो जो उनके प्लेटफॉर्म पे न्यू टोकन लॉन्च होते हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ उनकी टोकन की वैल्यू को जो है ऊपर लेके जा रही है। ये एक जस्ट एग्जांपल है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखिए यूनिस्वैप, यूनिस्वैप का टोकन कितनी तेज़ी से ऊपर गया। उसकी वजह क्या थी कि भई लोगों ने उसकी जो है हेलो, जी जी बोलिए। जी कंटिन्यू करें। आवाज़ आ रही है? मुझे लगा शायद ऑफलाइन हो गया हूँ। अच्छा, आवाज आ नहीं रही है, नहीं, आवाज आ रही आप माशाल्लाह इतने अच्छे जा रहे हैं कि सब जो है ना वो बात सुन रहे हैं। अच्छा, वो यूनिस्वैप देखें कि उसका टोकन क्यों इतनी जल्दी ऊपर गया है, कि उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में। कि जो आप फर्स्ट वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज थी, तो एक नया कॉन्सेप्ट था। पहले लोगों को अपने टोकन स्वैप करने के लिए
एक जो एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में ट्रांसफर करने पड़ते थे, देखने पड़ते थे कि हमारे टोकन का जो पेयर उस एक्सचेंज पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है इसकी फीस का और बहुत सारी चीज़ों का यूनिस्वैप ने आके सॉल्व कर दिया। अब यूनिस्वैप का टोकन कम्युनिटी के अंदर जो है वो हाइप क्रिएट करता गया, क्योंकि उसके अगेंस्ट उनको बेनिफिट मिल रहे थे। एक तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही थी, और दूसरा जो यूनिस्वैप का जो टोकन को वो स्टेक कर रहे थे, उसके ऊपर उनको प्रॉफिट भी मिल रहा था, और जो वहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस हो रही थी वो भी उनको जनरेट करके दे रहा था यूनिस्वैप। तो कोई भी टोकन है, जब तक उसका रियल यूज केस नहीं होगा, उसकी यूटिलिटी मार्केट में नहीं होगी, कम्युनिटी उसको जज नहीं करेगी, तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। अब इसमें एक दूसरा फैक्टर भी आ जाता है, वो फैक्टर है कार्टल्स का। कार्टल सब लोगों को पता होगा कि जो बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किसी भी कॉइन को जो है वो पंप और डंप करते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए। तो एक ये भी फैक्टर है उसके अंदर। यानी ये बड़ी लंबी डिस्कशन है टोकन्स के ऊपर ना। तो मेन चीज़ यही है कि टोकन्स की यूटिलिटी जो है उसकी डिमांड एंड सप्लाई को जो है कंट्रोल करती है, अगर बीच में कार्टल ना हो। चलिए मंसूर साहब, मेरा ख्याल है हम आए अपनी जबरदस्त, असाइनमेंट की तरफ थोड़ा-सा। बिल्कुल। बस मेरे ख्याल में इस मीटिंग को हम करते हैं बंद, क्योंकि सिस्टम वो फिर ये खुद ही बंद कर देगा। तो फिर मैं जी, रीस्टार्ट करता हूँ, आप चलें लोग प्लीज रीजॉइन कर लें, रीस्टार्ट ठीक? करें, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं उसको। जबरदस्त। वो तकरीबन फंक्शन थी है, अच्छा वही मेरे ख्याल ठीक में है। मंसूर भाई नहीं करेंगे मीटिंग। चलिए एक मिनट। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे अमन? मैं ये कह रही थी कि कुछ फंक्शंस जो हमें ऐड करने हैं, अगर हम थोड़ा सा वो देख लें, क्योंकि उसके बाद टाइम 11 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा चले कोई जाना चाह रहा चले हो तो उसके बाद बता चला दें, जाए। आप अपने सवाल दे दें, फिर हम आपके सवाल अटेंड कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम हम अपने बाकी शेड्यूल पे आ जाते हैं। चलें, आप अपने सवाल कर दें। जी आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अमन, तो आप वो बता दें। मैं सिर्फ एक कंफर्मेशन करना चाहती थी। एक फंक्शन हमारा बायर का था पहला, वो मैंने अभी फिलहाल बनाया था। उसके अंदर जी, उसके अंदर ये जो हमारे पास 100 उसके अंदर दिया हुआ था कि 1 ईथर जो है वो 100 टोकन्स देगा। ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने 100 से उसको डिवाइड कर दिया था, लेकिन आपके पास जरूरी नहीं है, रिमाइंडर भी मतलब रह सकता है ना। तो ठीक है। इसकी एक तो ये था कि हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यानी डेसिमल्स में हम दे नहीं सकते ना। ठीक है। तो एक तो तरीका ये था कि पहले हम मल्टीप्लाई कर दें, हमें जितनी डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू चाहिए उतना, 1000 10,000 व्हाटएवर, कितने भी डिजिट्स चाहिए। दूसरा ये था कि मैंने इस तरह किया है, आई डोंट नो कि मैंने मेरा सही है, यानी कि मैंने रिटर्न करवा दिए मॉड्यूलर्स लगा के, जितना भी बचा है वो रिटर्न करवा दिए। तो ये इस तरह वर्क करेगा। रिटर्न करवा दिए, इससे क्या मुराद है आपकी? मतलब ये कि जो अमाउंट है ईथर का, जितने एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे थे 100 से, वो टोकन काउंट में आ गई। ठीक है। अब बाकी जितना अमाउंट बचा ईथर का, यहाँ पे हम पेबल ले रहे हैं ना, तो वो बाकी फिर हम रिटर्न करवा दें। पर एग्जैक्टली रिटर्न को भी यानी कि ट्रांसफर करवा दें ना ईथर से। मतलब अच्छा, मेरा बेसिकली मकसद ये था कि पॉइंट्स में जो आ रहा होगा तो वो तो ईथर जाया नहीं हो जाएंगे, मतलब उसको कैसे सेव करेंगे। ये पॉइंट्स में क्यों आ रहा है? ये पॉइंट्स वाली बात समझ में नहीं आई। देखिए हमारे पास फॉर इंस्टेंस अभी हमने जैसे 1 ईथर। अभी जैसे बड़ा अभी अभी हमें जो असाइनमेंट मिला बड़ा सिंपल सा था, ठीक है, सिंपल सा है कि भाई आप 1 ईथर के अगेंस्ट आप 100 टोकन्स अपने दे दें, ठीक है। तो भी फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट आप अपने कोड को सिंपल रखें, ठीक है। 1:100 कर दें, और इसके अंदर जब वो चेंज मार्केट प्राइस, जैसे ये जो फंक्शन है, जब आप मार्केट प्राइस चेंज करना चाहती हैं, आप मार्केट प्राइस चेंज कर दें। अभी तो मैंने पब्लिक रखा हुआ है, लेकिन ये इसमें मॉडिफायर लगा दूंगा। ये मैंने सेपरेट एक पहले कोड बना के इसको टेस्ट कर रहा था। तो आप जो भी प्राइस बनाएं वो उसकी कैलकुलेशन आप राउंडेड फिगर्स में रखें, ताकि इस वक्त आपको ये डेसिमल वाले इश्यूज ना है आपको, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी जो है ना आपकी देखिए क्लियर हो अभी जाए। हम अगर
अगर हमें जो दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो आपका आ गया सीधा सीधा सा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आप सेट प्राइस में कर रहे हैं और कुछ ऐसा हो जिसके अंदर प्रोपोर्शन नहीं बन रहा हो, मतलब मल्टीपल्स ना बन रहे हो, तो फिर उसके अंदर तो हमारे पास लाजमी तौर पे डेसिमल्स आने हैं। देखें, नहीं डेसिमल देखें, बड़ा एक सिंपल सी चीज ये है कि देखें आपकी जो भी प्राइस है ना वो एक्चुअली वी के अंदर है, ठीक है। वी जो है ना वो आपके एक ईथर के बाद जितने भी जीरोस हैं वो सारे वी हैं, वी मतलब सारे उनकी मेगा वी और गीगा वी और क्लो वी, ठीक है ना। इसके अंदर कैलकुलेशन है, तो आपको जो भी प्राइस सेट करनी है वो वी के अंदर कैलकुलेट करनी है, वो आपने ईथर में नहीं कैलकुलेट करनी, वो आपने वी में कैलकुलेट करनी है, तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल रहेगी। और आप इसको उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्शनल फिगर्स में ना जाएं। अभी आप जैसे 1:100 है तो आप इसको 1:150 कर दें, या आप 1:75 पे ले जाएं, इस तरह कैलकुलेशन करके आप राउंडेड फिगर्स में आप इसको कैलकुलेशन कर लें, ताकि आपके लिए इस वक्त ये फंक्शनैलिटी सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है मेरे ख्याल में? जी शुक्रिया। कोई और चीज़ आपकी, कोई और क्वेश्चन? बस शुक्रिया, इस वक्त तक तो यही था। अच्छा मंसूर भाई, तो आपने चैट में रिप्लाई किया हुआ था इन्हीं को, अमन ना, उसमें आपने कहा कि लिनक्स का जो है ना, जी जी बोलिए। हेलो। अच्छा आपने रिमिक्स में बताया कि रिमिक्स में जो है ना उसके आर्गुमेंट और जो है ना पैरामीटर्स जो होते हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, जैसे उन्होंने पूछा था कि ट्रांसफर और ट्रांसफर फ्रॉम में ना, तो आपने कहा कि रिमिक्स में चेंज किए जा नहीं सकते मेरा, हैं लेकिन मेन नेट में नहीं। ये बात मुझे समझ नहीं आई, शायद नहीं आप कुछ देखें, और कहना चाह रहे नहीं नहीं मेरा पॉइंट ये समझते हैं, बात हो रही है कि आप रिमिक्स पे तो आप जो भी कोडिंग करना चाहें आपके लिए कोई इशू नहीं है, कोई आपको चेक नहीं कर रहा, कोई आपको मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जब आप मेन नेट पे जाते हैं तो मेन नेट पर आपको स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है। यानी ERC-20 स्टैंडर्ड के जो मिनिमम फंक्शंस हैं और जिस तरह वहाँ डिफाइन हुए हुए हैं, ये आपको इसी तरह करना है, ठीक है ना। जैसे ये ERC-20 के ठीक है। फंक्शन है सारे, ठीक है ना, ये आपको ऐसे ही करने हैं, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई चेंज किया तो जो वॉलेट्स हैं वो फिर इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, या पूरी फंक्शनैलिटीज़ को वो पिक नहीं कर पाएंगे, और फिर जो कम्युनिटी है वो इसको नॉन कंप्लायंट टोकन के तौर पे ट्रीट करेगी और फिर इस पे शायद काम ना करे। तो आपको जब मेनट पे काम करना है तो आपने वो काम करना है जो कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल है और जो कि स्टैंडर्ड में दे दिया गया है, दैट इज द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, सिंपल ये बात है। रीमिक्स में तो हमारी मर्जी है ना, आप जो चाहे कर लें, हाँ ठीक ठीक, मैं समझ गया। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। और कुछ? चले तो क्या टोकन को रिव्यू करें या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करें असाइनमेंट की? आप मेरा ख्याल टोकन को, रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाएं, क्योंकि टोकन तो सबने किए हुए हैं। अरे माशाल्लाह हम लोग इतने एक्सपर्ट तो हो ही गए जब हम टोकन कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, एक मिनट, सॉरी मैं दूसरी किसी जगह पर आ गया। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये वाली हैं, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी 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 नजर आ रही है। कि anyone can get the token by paying against ether, इसका मतलब ये है कि हमें एक बाय टोकन के नाम से या परचेज टोकन के नाम से हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि ज़ाहिर है पेबल फंक्शन होगा, और वो फंक्शन जो है वो ट्रांसफ़र वाला फंक्शन ही काम करेगा, और उसके अंदर आप रिक्वायर के ज़रिए, सॉरी ये वाला 1 और 2 जो ना ये कंबाइन होगा, कि रिक्वायर के ज़रिए आप उससे जो अगर वो नंबर ऑफ टोकन आप 100 लेना चाहते हैं तो मतलब वो रिक्वायर में आप उससे वैल्यू पहले लें मैसेज डॉट वैल्यू में, तो वो एटलीस्ट इक्वल्स टू
और ग्रेटर देन दिस वैल्यू हो, ये हम रिक्वायर के जरिए मैनेज कर लेंगे। और ठीक है ना, किसी ने किया है इसमें अभी काम? लाइक मैंने किया है, लेकिन वो मैंने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, वो भी 100% नहीं हुआ। मैं सुबह से लगा हुआ हूँ बस उसके ऊपर। अच्छा एक मिनट, लेट्स सी, हम ये यहाँ Let's see. पर एक हाँ हाँ ये देख रहे हैं, ERC20 पे आ जाते हैं, और ERC20 पे हमारा जो ये ट्रांसफर का फंक्शन है ये वाला, ठीक है। हमें हमें इसको यूज करना होगा, और इस फंक्शन मतलब उस टेबल शायद फंक्शन आपकी का स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक मतलब फीचर, रिमिक्स पे आप एक दिखा मतलब रहे हैं, स्लाइड्स है। नहीं स्लाइड्स नहीं है, मैं वो शेयर नहीं हो रही। अच्छा मैं अपने पास स्विच कर गया था दूसरी विंडो पे, लेकिन वो तो शायद जूम इस तरह नहीं लेता। अब आ गई आपके पास? अब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी अब विजिबल है। ठीक है, ये फंक्शन जो ट्रांसफर का फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज करते हुए हमें इसके अंदर हमने इस फंक्शन को यूज करके हमें एक नया फंक्शन बनाना है, और इसकी ट्रांसफर की जगह हम इसको बाय इसको हम कर दें, और यहाँ पर हम जो है वो फिर ये यहाँ पे हम रिक्वायर की स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर दें कि जो क्वांटिटी जो परचेज करना चाह रहा है उससे वो जो प्राइस हमने सेट की है जो कि इनिशियली 1 ईथर है, तो यहाँ पर आ जाए। और जैसे मैंने एक मिनट में आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं यहाँ से मैंने जिस तरह मैनेज करने की कोशिश की है कि मतलब ये आप जो ERC20 का मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ही कर रहे हैं ये सारा कुछ, नहीं मैं तो भी नहीं डिस्कशन उसी के फंक्शन पर्पस को आप अपडेट कर रहे हैं ट्रांसफर वाले को? नहीं मैं तो सिर्फ डिस्कशन पर्पसेस के लिए कर रहा था, और बेसिकली इसको अच्छा इसको अच्छा। नहीं करना चाहिए। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको परचेज टोकन करके यहाँ पर हम अपना जो रिक्वायर की स्टेटमेंट है वो हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। इसी ये क्या रिक्वायर करना चाह रहे हैं हम, मैसेज डॉट वैल्यू? ये देखें, ये मैं कुछ इसका भी इस तरह, मेरा भी अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं भी इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि हमने पहले टोटल अमाउंट हमें कितना चाहिए, जो क्वांटिटी है उसको अपने प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल अमाउंट में ले लिया, और हमने रिक्वायर कर लिया कि मैसेज डॉट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल अमाउंट हो, ठीक है। और अगर वो कम है तो फिर ये मैसेज उसको दे दे उसको, कॉल बैक फंक्शन जो है उसका, और बाकी ये जो है फिर ये उसको बैलेंस को अपडेट कर देगा, मैपिंग को। सर ये क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी इज नंबर ऑफ टोकन्स जो कि वो बाय करना चाह रहा है। बेसिकली वो यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसको पूरा अपडेट नहीं किया, एक मिनट लेट मी,
नहीं सॉरी, मेरा अभी ये कोड गलत यूज किया है यहाँ पे। बेसिकली इसको सिर्फ मैसेज डॉट सेंडर हैंडल होना चाहिए, ये एड्रेस की जरूरत नहीं है। और यूएंट अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने आइडेंटिफाई किया कि हमें अभी सिर्फ ये मैंने ऊपर से क्योंकि कॉपी किया तो एग्जैक्टली ये वो फंक्शन नहीं है जो कि होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से आप देख लें, इसको टेक्निकली मैं इसको इस तरह हैंडल करना चाहूँ कि यहाँ से उसकी परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस डिटरमिन हो रही है, फिर रिक्वायर के जरिए हम उसको इस प्राइस को हम इंश्योर कर रहे हैं और फिर ये बैलेंस अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने किया है तो उसमें और हेल्प कर दे अगर। सर, ये आप अगर शुरू से इसको देख लें तो, क्योंकि ये बीच में तो हम एक ही फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चलिए ये हमारा इसके अंदर हमने, चलिए जी ये आ गया। जी एक मिनट, मैं एक अपना टोकन यूज किया था, इस फंक्शन को यहाँ से उठा लेते हैं। ये मुदस्सिर साहब की एक और वीडियो थी, उसकी हेल्प से जो है ना मैंने ये टोकन बनाया था, जिसके अंदर हमने पहले जो इंटरफेस है, हमने इसको इंटरफेस को इसके अंदर उसका जो रेलिवेंट पोर्शन था वो कॉपी किया। सही है। उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट, वो ये इंपोर्ट कर रहा था तो कॉन्टेक्स्ट का जो रेलिवेंट पोर्शन था वो हमने इसको यहाँ तक कॉपी किया। फिर इसका मेटा डाटा हमने उठाया और यहाँ से फिर ये ERC20 स्टार्ट हो रहा है। और ERC20 के अंदर ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो टोकन का नाम दे दिया, सिंबल दे दिया, ये टोटल सप्लाई दे दी विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल्स। ठीक है, और ये टोटल सप्लाई जो है वो मैसेज डॉट सेंडर को जो है वो ट्रांसफर हो गया, और जो टोकन ओनर है वो मैसेज डॉट सेंडर है। ठीक है, ये मॉडिफायर, ये इसमें मैंने मॉडिफायर ऐड किया है। ये जहाँ जहाँ पे ये मंसूब इसमें है तो रिमार्क को मैंने कोड ऐड किया इसके अंदर, ये मॉडिफायर है। और ठीक है, और इसके अंदर ये सिंपल डेसिमल्स, ये 18 डेसिमल्स आ गए। ये टोटल सप्लाई वहाँ से ले लेगा, ये टोटल सप्लाई का ये व्यू फंक्शन है, ये बैलेंस ऑफ, फिर ये ट्रांसफ़र का फंक्शन आ गया। अच्छा, ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र फॉर्म का फर्क तो हमें सबको पता चल ही गया होगा, अब तक तो मेरे ख्याल में इसमें क्लैरिटी सबके पास होनी चाहिए। और इसमें मैपिंग्स हमने शायद एक मिनट मिस कर दी है, हमें मैपिंग्स देखनी चाहिए कि मैपिंग्स जो इसमें ERC20 के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं वो कितनी कम मैपिंग्स के ज़रिए ये सारा काम मैनेज हो रहा है। कि ये एक मैपिंग, ये जिसमें का एड्रेस और उसका बैलेंस मैनेज हो रहा है, और ये मैपिंग वो है जिसके अंदर अप्रूवल्स जो मुख्तलिफ लोगों को ऑथराइज कर रहे हैं, ऑथराइजेशन टू कंज्यूम, यहाँ पे ये मैनेज हो रही है। टोटल 2 मैपिंग्स में ये सारा ये मैनेज हो रहा है। 2 मैपिंग्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं। मंसूर और साहब, ये ट्रांसफर के फंक्शन में जो डैश ट्रांसफर आ रहा है, अंडरस्कोर ट्रांसफर, ये क्या है? ये समझ नहीं आई।
अंडरस्कोर ट्रांसफर। अच्छा, नॉर्मली ये मैंने इसको इसमें भी अगर आप पढ़ें क्या नाम है, तो क्रिप्टो ज़ॉम्बीज होते हैं ना, ज़ॉम्बी पूरा नाम इसका मिस कर रहा हूँ उसका, जो ट्यूटोरियल है ज़ॉम्बीज का, उसके अंदर भी इन्होंने एक बात बताई है कि जो फंक्शन आप जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जी जी। उनको आप हालांकि इसमें भी इसने स्टेट वेरिएबल्स को जो है वो अंडरस्कोर के साथ यूज़ किया है कि जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं उसको आप अंडरस्कोर के साथ इस्तेमाल करते हैं और वैसे आप बगैर अंडरस्कोर के इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उसने अंडरस्कोर के साथ सारे वेरिएबल्स को यूज़ किया है। यहाँ पे इनपुट ले रहा है, इनपुट बगैर उसके ले रहा है। एड्रेस देखेंगे, एड्रेस ये वही मैपिंग के अंदर जो जिस तरह वेरिएबल यूज किया वैसे ही यूज किया नहीं, वो अंडरस्कोर ट्रांसफर इसका मतलब है ये पहले कहीं पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया होगा ना, हाँ, क्योंकि ये अंडरस्कोर ट्रांसफर कहाँ से आ रहा है, वो मैं वो देखना चाह रहा था क्या चीज़ आइडेंटिफाई की है अंडरस्कोर ट्रांसफर से, क्योंकि अभी मुझे मैपिंग बेसिकली वगैरह तो कोई नजर नहीं आई। अंडरस्कोर ट्रांसफर में तो ये पूरा फंक्शन कॉल कर रहा है ना, अच्छा, ये पूरा फंक्शन कॉल कर रहा है। ये अंडरस्कोर ट्रांसफर जो है ये कहीं पे आपका इवेंट तो नहीं है, या इमिट इमिट कर रहा हो यहाँ पे? नहीं नहीं, ये इवेंट, अगर इवेंट होता तो वह एमिट के तौर पे आ रहा होता ना। ये हमें देखना पड़ेगा ये पहले डिफाइन किधर है अंडरस्कोर ट्रांसफर? लेट्स सी ढूंढते हैं अंडरस्कोर ट्रांसफर कहाँ पर है। सर्च करवा लो, सर्च करवा लो। हाँ, ये रहा। हाँ, एक तो ये आ गया, ये है वो फंक्शन है। ये किसके अंदर है? ये किसमें, ERC में है? ERC में नहीं लग रहा। ये किसके अंदर है? नहीं, ERC में ही है, ERC 20 में ही है। ठीक है, ये ERC 20 का कॉन्ट्रैक्ट है, इसी के अंदर है ये। और ये क्या कर रहे हैं, ये वही चेक कर रहे हैं कि जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस 0 ना हो, रेसिपिएंट का एड्रेस 0 ना हो, और बिफोर टोकन ट्रांसफर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अंडरस्कोर से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है मेरे ख्याल में, नहीं सिर्फ नहीं, अपनी ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ रखा हुआ है। जैसे आपने आइडेंटिफिकेशन के नीचे, लिए है। जी जी, जैसे आपने 37 लाइन कन्वेंशन, लाइन अब नंबर, इसको हम कन्वेंशन के तौर पे कह सकते हैं कि ये कन्वेंशन है। बिल्कुल। वो तो जैसे जैसे कैमल आपने केस ये है, लाइन जैसे नंबर कैमल केस है। 372 में, जी जी हाँ, जी, वैसे ही है। जैसे 372 में आपने मिंट का फंक्शन यूज किया, वैसे साथ ही आपने वो लगाया हुआ है। आगे ऊपर जो है बैलेंसेस या बिफोर टोकन ट्रांसफर, जो मतलब जो ERC स्टैंडर्ड्स के जो फंक्शन है उनसे अलग, उनके अलावा जो है उनके साथ आपने जो है ना वो चीजें लगाई हैं, बिल्कुल। अंडरस्कोर लगाया तो हुआ है अभी जैसे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, इससे एग्जैक्टली, कोई और फर्क ये नहीं पड़ता। जी जी जी, और ये इस ओनर जो इसका मॉडिफायर लगा हुआ है वेब के अंदर, ताकि सिर्फ ओनर ही इसको मेट कर सके। और इसी तरह टर्न के अंदर भी जो है वो इस ओनर जो है वो मॉडिफायर लगा हुआ है। बल्कि टर्न को मैंने इंटरनल वर्चुअल कर दिया है। मंसूर साहब, ये नेस्टेड मैपिंग जो है थोड़ा ये कंफ्यूज कर रही थी, अगर इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। और साथ में अलाउंस और जो दूसरा था अप्रूवल वाला फंक्शन। अच्छा, नेस्टेड मैपिंग को समझने के लिए बहुत आसान सी मैपिंग क्या बनेगी। फर्ज करें कि आपने PIAIC के 2 कोर्सेज में हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है। आपकी जो यूनिक आईडी है वो आपका रोल नंबर हो गया, और जो सेकंड मैपिंग आईडी बनी वो आपका कोर्स बना। एक फर्ज करें ब्लॉकचेन है, दूसरा आपका CNC है।
क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का है, और जो उसके अंदर डेटा है, ब्लॉकचेन के कोर्सेज जो हैं वो अलग हैं और क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के कोर्सेज जो हैं वो अलग हैं। तो ये यानी आप ये 2 लेवल के ऊपर आप मैनेज कर रहे हैं। जो लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट से समझ सकते हैं इसको कि भाई मेन कोड है, उसका सब्सिडियरी कोड है और उसके बाद उसका ट्रांजैक्शन लेवल के कोड्स हैं। तो ये इस तरह से ये ग्रुपिंग हो रही है। तो जो आपका मेन ग्रुप है वो आपका रोल नंबर है, उसका सब ग्रुप जो है वो आपके कोर्सेज है, और उसका फिर फर्दर जो सब ग्रुप है वो कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप जो आपने जो कोर्स लिया हुआ उसके सब्जेक्ट्स। ये नेस्टेड मैपिंग होगी। आप ऊपर ले जाए ना अलाउंसेस वाली जगह पे जहाँ मैपिंग आपने की, वहां से इनको समझा दें ज्यादा अच्छी चले तरीके से। चले मैपिंग में आ जाते हैं। वो तो एक वर्बली हो गया ना वो तो, ताकि ये सामने होगा थोड़ा सा सिनेरियो ये पे। ले ये लीजिए ये लीजिए। अब सही रहेगा जी। देखें ये वाला जो एड्रेस है ये वो सेंडर का एड्रेस है, और ये वो एड्रेस है जो कि जिसको अप्रूवल दी जा रही है। तो फर्ज करें कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, और आपके 4 डिफरेंट मैनेजर्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट सिटीज हैं। तो आपने उन ब्रांचेस को अप्रूवल दिया, तो आपके जो 4 मैनेजर्स हैं उनके एड्रेसेस यहाँ मैनेज होंगे, ये आपका एड्रेस है, और आपके ब्रांच के मैनेजर्स के एड्रेसेस ये वाले हैं, और हर एक मैनेजर का जो अप्रूव्ड अमाउंट है वो यहाँ पे मैनेज हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू जरूर समझाना चाह रहा हूँ। जरूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जो मैपिंग है ना, एक तो एक मैपिंग लिखी है बाहर की साइड पे, एक नेस्टेड है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है ना, हम रोजमर्रा जिंदगी में उसको इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे हमारे पास एक चेकबुक होती है, मैं अकाउंट होल्डर हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर एक होती है इनपुट फील्ड होती है, वहां पे पे का ऑप्शन होता है ना। वहां पे अगर मैं जाके जैसे आपका नाम लिख दूं मंसूब, ऊपर अकाउंट तो मेरा है लेकिन मैं वहां पे जाके मंसूब भाई लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक एड्रेस मेरा है, जो अकाउंट है मंसूब को मैं अप्रूवल दे रहा हूँ, और इतनी अमाउंट यूनिट जो 256 है इतनी अमाउंट से दे रहा हूँ। ये इसको अप्रूव हो गया भाई किसी भी टाइम जाके इस बैंक से वो विड्रॉ करवा सकता है। ये ऐसे ही है, कुछ इतना ज्यादा वो कंफ्यूजिंग नहीं है। हाँ सिंपल है। लेकिन ये जो अमाउंट है ये सिर्फ अप्रूव के तौर पे यहाँ मैनेज हो रहा है। ये टोकन यहाँ से इस जगह से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहे, यानी ये यूएंट में जहाँ पे बैलेंसेस मैनेज हो रहे हैं वो इस जगह पे नहीं आ रहे हैं। मतलब एक ओनर जो है उसके पास 100 ईथर्स हैं, वो उसको अप्रूव कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें चेक दे रहा हूँ, उस पर मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया और 20 ईथर लिख दिए। अब तुम जो है ना किसी बैंक में जाके 20 ईथर विड्रॉ करवा सकते हो, इसकी तुम्हें अप्रूवल मिल चुकी है। बस ऐसे ही है। बस इतना ही है। अच्छा मंसूर साहब, एक क्वेश्चन है जी जी। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शायद को आपको हल मिल गया उसका। वो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, उसके अंदर है कि ऐड फॉल बैक पेएबल मेथड। ये क्या सीन है? तो हमने फॉल बैक का फंक्शन ऐड करना है इसके अंदर, या क्या है? फॉल बैक जो है ना, मैं जो समझा हूँ वो ये है कि जब कोई भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे आके इसको बाय करने की कोशिश करता है, तो अगर वो हमारे पास फॉल बैक फंक्शन नहीं होगा और उसका ट्रांजैक्शन अगर नहीं हो पाता, तो जो एथर उसने भेजे हैं वो निकल जाएंगे उसके अकाउंट से, और वो आके हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रैप हो जाते हैं। उसको बेसिकली है ये कि आपका जो बाय टोकन्स का फंक्शन होगा वो आप फॉल बैक में भी कॉल कर लेंगे, अगर मैं उसको सिंपल बताऊं। सही है, बस ये इसको आप इस तरीके से हैंडल कर लेंगे कि आपने एक तो बाय टोकन्स का एक फंक्शन बनाया हुआ है, सही है, लेकिन आपने एक फॉल बैक फंक्शन भी रखा हुआ है, सही है, और उसमें भी आपने बाय टोकन्स का फंक्शन कॉल कर दिया, सही है। उसके पैरामीटर्स मैनेज करना हो फिर आप पे किस तरीके से आप सिनेरियो लेके चल लें, लेकिन आपको एक बेसिक मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यू कर लें। चले, थैंक यू। तो मेन चीज ये है कि हमें फॉल बैक का भी फंक्शन लिखना है और उसका भी बाई का भी फंक्शन लिखना है, अलग अलग लिखने हैं। तो देखिए दोनों अलग ही है ना, सही है, दोनों अलग क्यों है? एक नॉर्मल फंक्शन, एक फॉल बैक फंक्शन बनाया किस लिए गया? वो आपके कोई भी, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मुझे मैसेज किया था कि उसमें ABI इनकोड चल नहीं रहा था,
सही है, क्यों? क्योंकि जो सिग्नेचर साइन हो रहा था उसका हैश वो जनरेट नहीं हो रहा था, इसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन उस कॉन्ट्रैक्ट पे कॉल तो हो रही थी उस फंक्शन के नाम से, लेकिन वो फंक्शन मौजूद नहीं था। अब आपने कोई ऐसा फंक्शन कॉल करना है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद ही नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है, सही है, फॉल बैक फंक्शन, सही है। तो वो फॉल बैक फंक्शन में आप क्या कर देंगे, आप बाय टोकन्स का फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि आपको टास्क तो अभी बाय टोकन्स ही करवाने, टोकन्स ट्रांजेक्शन करनी है, सही है, तो बाद आपको कॉल कर लेंगे, सही है। सही है सर, थैंक यू। जबरदस्त। ये हेल्प डेस्क हमारी यही यही हो गई हमारी। मंसूर साहब ने इसको ट्राई किया है, चला के कुछ रिजल्ट वगैरह सामने आना शुरू हुए हैं? नहीं, ये तो टोकन का तो मैंने कर लिया था, टोकन तो बिल्कुल ओके है, टोकन तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस मुदस्सिर साहब की ही एडवाइस थी सारी, ये के मुताबिक ही हमने ये डिज़ाइन किया है। तो टोकन तो बिल्कुल प्रिसाइजली काम कर रहा है, और लेकिन जो फंक्शनैलिटीज़ अभी हमें ऐड करनी है वो मैं नहीं कर पाया हूँ। वो मैंने सेपरेटली अभी कुछ कोड्स बना के उनको टेस्ट किया था, एक दो फंक्शन तो सही हो गए हैं, वही फॉल बैक और ये रहता है अभी इसको ऐड करना है। होपफुली आज मैंने किया है, लेकिन मुझे एक इशू आ रहा है कि जैसे मैं कॉल करता हूँ ना, टोकन अपडेट भी हो जाते हैं, सारा कुछ, नई प्राइस भी अपडेट आप कर लेते हैं, उसके बाद जब कॉल हो जाती है आप ईथर भेज देते हैं, ओके, और आपको असाइन भी हो जाते हैं टोकन, लेकिन उसके बाद टोकन असाइन होने के बाद जो स्टेट है वो अपडेट नहीं होती। मींस के एक जो ऑनर है उससे टोकन कम नहीं होते और नए ऑनर को शिफ्ट नहीं होते। ये समझ नहीं आ रही इस चीज़ की क्यों नहीं हो रही है। तो उसमें आपने मैपिंग में ऐड किया था कि जो ऑनर का एड्रेस जिसके पास मतलब जिसने टोकन्स बाय किए वहां पे आप जी जी मैपिंग कॉल करके उसमें प्लस भी करेंगे, और जो ऑनर है या जिसके बाद में अंदर टोकन है वहां से आपको माइनस भी तो करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उस क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से जैसे जा ये इन्होंने किया हुआ है, ये देख लें आप ट्रांसफर में जिस तरीके से हुआ, बिल्कुल इसी टाइप से आपको करना होगा। नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को में जाके इस ट्रांसफर को कॉल किया है, सही है। लेकिन जब मैं उसको एमिट कराता हूँ, एमिट में सही आता है कि इस एड्रेस से इस एड्रेस पे इतने ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन वो जब मैं उसका रिजल्ट चेक करता हूँ, व्यू करता हूँ जाके पब्लिक उसमें, तो उसमें वो शो नहीं करता, उसमें वो उतना ही दिखाता है। चलिए, वो आपको कोड मुझे भी शेयर कीजिएगा, मैं भी देखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ उसमें देखने की कि उसमें। चले चले, मुझे लगता है कुछ जो है गड़बड़ हो रही है उसमें ना, कुछ दो चीज चीज़ हो मिसिंग हो सकती रही है यहाँ पे, दो चीज़ हो सकती है। अगर आपने एग्जैक्ट ट्रांसफर का फंक्शन कॉल किया है, सही है, तो वो सही है। अब ये हो सकता है कि आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंसेस अलग हों, सही है, एक तो ये वजह हो सकती है, सही है, या फिर आपके ट्रांसफर के फंक्शन में कोई गड़बड़ है, सही है। तो वो आप कोड गिट पे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देगा तो देख लेंगे हम, सही है। चले मैं कर दूँ। बस मीटिंग भी खत्म होने वाली है, तो अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो बता दें, वरना फिर इसको हम जाकर ऐड करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ये चीज तंग कर रही है थोड़ी। ERC20 के हवाले से क्वेश्चन है, मैं मतलब मेरे ख्याल में पहले सही से पूछ नहीं पाया था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ERC20 जो स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ जो टोकन इथेरियम पे बनते हैं उन्हीं के लिए है या ओवरऑल बाकी ब्लॉकचेन के लिए भी है? लेट्स अगर मैं अच्छा, आपको एक एग्जांपल दूं। जी 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 मुदस्सिर साहब। इसका सवाल जवाब ये है कि जो भी ब्लॉकचेन इथेरियम से फॉर्क हुए हैं उन सब पे चलेगा, सही है। अगर मैं एक जैसे एग्जांपल दूं छोटी सी, लेट्स सपोज ये मोबाइल ऑयल होता है हमारे पास, इसमें एक स्टैंडर्ड बन गया कि भाई जिस ऑयल में ये क्वालिटीज होंगी वो ग्रेड ए होगा। अब बेशक वो वाला ऑयल शल बनाए, PSO बनाए, जिक बनाए, जिसने भी वो क्वालिटीज रखी हैं वो ए ग्रेड है। तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ERC20 वाली क्वालिटीज अगर इथेरियम रखता है या थीटा रखता है या कोई और ब्लॉकचेन रखता है, तो वो क्या मेटेक हो गया, ERC बाइनेंस हो गया, उन सब पे जो भी ब्लॉकचेन इथेरियम से फॉर्क हुए हैं, जो आपने बोला ना कि स्टैंडर्ड है, हाँ बिल्कुल ये स्टैंडर्ड है, सही है। स्टैंडर्ड का मकसद ये था कि आप सारे जितने भी इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वॉलेट हो गया, सही है, और जो भी प्रोडक्ट्स रन हो रही है उन सबको पता चल जाए कि ये ERC20 का स्टैंडर्ड है और हमें इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है।
और इस स्टैंडर्ड के फंक्शंस को हमें अपने पास इंटीग्रेशन रखनी है, ताकि कोई भी टोकन कॉन्ट्रैक्ट हो तो हमें पता चल सके कि एक टोकन है, सही है। और जितने भी ब्लॉकचेन है, फॉर एग्जांपल बाइनेंस है, वो इथेरियम से फॉर्क हुआ है, मैटिक है इथेरियम से फॉर्क हुआ है, सही है। तो जितने भी इस तरीके के ब्लॉकचेन है, सही है, उन सब पे ये चलेगा बिल्कुल। बाकी उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में हो सकता है कुछ इटरेशन करी है, वो एक अलग बात है, लेकिन उन सब पे ये आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल चलेगा। लेकिन ये एक एक तो इशू आ जाएगा मेरे ख्याल में इस तरह। देखें अभी लेट्स सपोज चेन लिंक है या एडीए है, ये तो इससे फॉर्क नहीं हुए हुए इथेरियम से। तो मतलब ये अगर कल को अपना कोई टोकन बनाते हैं तो इन्हें फिर नए सिरे से सारे वैलेट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो सारी चीजें मतलब इन्हें जीरो से स्टार्ट करनी देखिए पड़ेंगी हर एक अगर ये। ब्लॉकचेन आता है अपने सॉल्यूशन के साथ, सही है। उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करते हुए उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स बनानी पड़ती हैं, कुछ स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं, सही। जैसे अगर कार्डानो है, अगर वो अपना कोई टोकन लॉन्च करता है, वो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, बिल्कुल ये ERC20 ये कॉपी नहीं करेगा, हो सकता है कर ले, सही है। अगर वो एक सॉल्यूशन डिजाइन करता है तो बिल्कुल उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देगा, और आपको फिर उसके एक स्टैंडर्ड होगा, उसको फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर वॉलेट भी बनाते हैं तब भी आपको उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, ताकि आप उस टोकन्स को एक्सेप्ट कर सकें। या कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भी आपको उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, अनटिल अनलेस वो इथेरियम के ही स्टैंडर्ड को लेके आ जाए, सही है। लेकिन कार्डानो की भी अपनी लैंग्वेज है, सही है। अगर इस तरह की कोई और ब्लॉकचेन जो है वो भी कुछ अपनी उनकी अपनी लैंग्वेज है जिसको यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके हो सकता है वो अपने स्टैंडर्ड बना, लेकिन वो डिफाइन कर देते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। तो कोई वो चीज़ नहीं है कि आपको डरने वाली चीज़ नहीं है कि आपको भाई फ्रॉम स्क्रैच सीखना पड़ा है, बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने न्यू एक सॉल्यूशन डिजाइन किया उन्होंने। थैंक यू सर। चले थैंक यू। ये आपने मुदस्सिर साहब ने तो चार चांद लगा दिए आज के ग्रुप डिस्कशन में। तो उम्मीद है कि नहीं, बाकी आप लोग करते रहे इस तरीके से, ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छी है, सही है। मेरी भी कोशिश होगी, मैं अभी फ्री बैठा हूँ, थोड़ा सा काम कर रहा था मैं, तो बिल्कुल मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। आप लोग कंटिन्यू रखें ताकि सबकी लर्निंग होती रहे, तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक बाकी यू सर, थैंक यू। बस आज हम इंशाल्लाह क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह को रखेंगे, और सैटरडे को जो मुदस्सिर साहब का सेशन है उसको ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। जी जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।